ओके, सो लेट अस बिगिन। क्लास 11th की एनसीईआरटी कर रहे थे हम लोग। तो लेट अस सी अबाउट दिस कि अर्थ का जो है, अर्थ के बारे में, अर्थ का जो जन्म हुआ, जेनेसिस हुआ। ऑलराइट। तो ये चीज आप समझो कि उसका हम लोग को पता कैसे चलता है कि अर्थ का जैसे बहुत सारी थ्योरीज आई। आपने देखा 1796 में थ्योरीज आई, 1940s में थ्योरीज आई, 1920s में थ्योरी आई, 1950s में थ्योरी आई। उस समय साइंस उतना एडवांस नहीं था, है ना। जब इमानुअल कांट की थ्योरी आई थी, लाप्लास की थ्योरी आई थी, जब वर्नर की थ्योरी आई थी, तो उस समय साइंस तो इतना एडवांस नहीं था कि आपको सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट प्रोब्स, ये सारी चीजें तो प्रेजेंट नहीं थी, एंड वी डिड नॉट न्यू व्हाट वी नो टुडे। तो उस समय क्या था, थ्रू हम डिफरेंट सोर्सेस, ओके, उस समय जो है डिफरेंट सोर्सेज विच वेर नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर सोर्सेज दैट वी यूज दिस टाइम इन दिस एरा। उस समय क्या था, वी यूज टू रिलाई ऑन द रॉक्स। ओके। अब यहाँ पर जो है, माइनिंग से निकाल के जो रॉक्स था उसको हमने स्टडी किया, उसको उस समय के लोगों ने स्टडी किया, एंड देन दे फाउंड कि इट इज इजीली एक्सेसिबल सॉलिड अर्थ मटेरियल। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका रीच डेप्थ्स ऑफ 3-4 किलोमीटर्स। तो वहां पर हमें पता चला था, सुबह में याद होगा आपको, लास्ट क्लास में वी हैड स्टडीड की जो डेंसर मटेरियल है, जो डेंसर मटेरियल है वो नीचे चला गया, और जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर चला गया। जो गर्म मटेरियल था वो नीचे चला गया, और जब कूल हुआ तो उससे क्या बना, व्हेन देयर वाज कूलिंग, रैपिड कूलिंग, उसके वजह से अर्थ में हमें क्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया था। करेक्ट। प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ, तो एक देर इज दिस डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, and then there is integrated ocean drilling project which aims to penetrate deeper oceanic depths. Obviously this is something you will wiki, because this has been mentioned in NCERT. This becomes an important theme for us for our UPSC examination. Deepest drill कहां पर हुआ था, कोला में, आर्कटिक ओशन, which reached 12 kilometers. किसने ड्रिल किया होगा? Any guesses? Who might have drilled in कोला? इट इज द रुस्कीज। ओके, इट इज द रुस्कीज। तो कोला जो है, एक मुरमांस्क करके जगह है। ओके, मुरमांस्क करके जगह है, तो वहीं पर उन्होंने एक बड़ा सा होल किया था। दिस इज समथिंग दैट द रशियंस आर क्रेजी इनफ टू अंडरटेक। टोटल, ओके, 35 किलोमीटर तक इन्होंने इन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था जाने के लिए। तो इन्होंने व्हाट वाज द नीड फॉर दिस, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस, उसके दिस वाज बोथ, all right, this was both a scientific drilling and a drilling for minerals, commercial drilling. Okay, तो मेन इसका क्या था कि जितना हम नीचे जा सके अर्थ के क्रस्ट पे, जितना हम नीचे जा सके अर्थ के क्रस्ट पे। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज एग्जैक्टली नॉट ए सोशलिस्ट और इवन ए कम्युनिस्ट कंट्री, और नाइदर इट इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। वी आर अ खिचड़ी। व्हाई? अगर आप देखोगे तो इवन द कम्युनिस्ट कंट्रीज डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, the communist countries, they did a lot of research and development, whereas even the capitalist country like United States also did a lot of research and development. हम कहाँ पर हैं? हम कहीं पर नहीं है। ओके, इस मामले में वोल्केनिक इरप्शन से भी हमें पता चलता है, व्हेन देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन, उसके आफ्टर मैथ में जितना भी स्टडी हुआ है उसमें हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। व्हाई? बिकॉज जो मैग्मा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, जो आपका वोल्केनो का मैग्मा निकलता है वो अर्थ के नीचे से ही निकलता है, वेंट से निकलता है। करेक्ट। व्हेन वी यूज टू बी किड्स, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके वोल्केनोस बनाते थे फॉर आवर साइंस प्रोजेक्ट। हैव यू मेड दैट? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके एक हाँ, दैट दैट यूज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक्चुअल में जो असली वोल्केनो होता है वो वहां वो एक्चुअली में नीचे से लेके आता है आपको मटेरियल्स, और जब कूल हो जाता है, व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन स्टॉप्स, तो साइंटिस्ट जाके कलेक्ट करते हैं वहां पर जितना भी कूल्ड लावा होता है, कूल्ड मैग्मा होता है, कूल्ड रॉक्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके, और अर्थ के क्रस्ट के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हमें इनडायरेक्ट सोर्सेस, सो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके, वो इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीटियोर्स के बारे में, ओके,
मीटियोर्स के बारे में, मटेरियल एंड स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू अर्थ, प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट इंसाइट इनटू इट्स कॉम्पोजिशन। तो एनी मटेरियल एंड स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू अर्थ, विच फॉल्स ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पे फॉल करता है, मीटियोर मीटियोर हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, उससे हमें पता चलता है कि अर्ली डेज में अर्थ कैसा था। ओके, यहां पर आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या जानना है? मीटियोर्स, मीटियोराइड और एस्टेरॉइड और मीटियोराइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, ये इनको जो है हमें स्टडी करना है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड पे, ओके, अर्थ के शेप की वजह से अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड पे हमें डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो आई थिंक देयर वाज दिस वीडियो दैट आई वाज वाचिंग, जहां पर वो सिक्का ऐसे रहता है, एकदम सीधा रहता है। आप अगर सिक्के को सीधा रख दोगे, ओके, आप अगर सिक्के को सीधा रख दोगे तो वो एकदम सीधा रहेगा। दूसरी चीज क्या होती है, अगर पानी होता है, पानी अगर एक आप जार में कलेक्ट करोगे और उसको ड्रेन कर दोगे, तो पानी जो है वो अजीब सा रहेगा, मतलब इट विल नॉट गो लाइक दिस, नाइदर इट विल गो लाइक दिस। ओके, वो अजीब से हरकत करने लगता है, वो पर्टिकुलर जो वाटर है। तो एक वो आप देख सकते हो, आई थिंक देयर इज दिस वीडियो बाय ड्रू बिन्स्की, ओके, ड्रू बिन्स्की करके एक बंदा, हाँ, लद्दाख में है, लद्दाख में अपने आप चलने लगती है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। दैट इज नॉट एक्चुअली ड्यू टू इट, बिकॉज आई थिंक उसका रीजन कुछ और है। उसका रीजन ये है कि लद्दाख का जो हिल्स है, दैट इज एक्चुअली होल्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो वो क्या करता है, जो गाड़ी होती है आपकी, उसको अपने तरफ खींचते चला जाता है। ओके, so differences in gravity reading indicate gravity anomalies revealing crustal mass distribution। ओके, यहाँ पर जो है ग्रेविटी रीडिंग में जो एनोमलीज होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, उसके वजह से हमें पता क्या चलता है, क्रस्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन मैग्नेटिक सर्वे, सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन अर्थ क्रस्ट। तो मैग्नेटिक सर्वे जहां पर कहीं कहीं पे, जैसे अभी आई थिंक अमोघ वाज टेलिंग राइटली, जो लद्दाख वाला एग्जांपल है, कहीं कहीं पे मैग्नेट्स बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिक पोल ज्यादा होता है, मैग्नेटिक करंट ज्यादा होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, तो वहां से भी हमें पता चलता है। उसके बाद साइस्मिक एक्टिविटीज, तो ये भी हमें जो अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो भी हमें अर्थ के लेयर के बारे में बताता है, उसके अंदर क्या है। अर्थक्वेक क्या होता है? सो दीज आर नेचुरल इवेंट कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी generating waves. It occurs along faults, sharp breaks in crustal rocks where rock move in opposite directions. Okay, energy release leads to abrupt sliding of blocks past each other. तो ये बेसिकली क्या होता है अर्थक्वेक? इट इज एनर्जी रिलीज। ओके, ये आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन इन नेक्स्ट आईएएस लास्ट एग्जाम अनुभव, जो आप देके आए 3 मार्च को, उसमें एपी सेंटर फोकस के बारे में क्वेश्चन था। सो यहाँ पर भी यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है। व्हाट इज फोकस? तो उसको फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, एंड इट इज द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। और एपी सेंटर लास्ट में मैंने क्या बताया था, आई थिंक दिस वाज समथिंग वी कवर्ड इन क्लास 7th या 6th के एनसीईआरटी में भी। फोकस होता है एक पर्टिकुलर एरिया, ओके, वहां से एनर्जी निकलना स्टार्ट होता है, और उसके जस्ट ऊपर जो एरिया होता है उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। तो वही होता है ना कि कभी कभार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, अफगानिस्तान था एपी सेंटर, आता है ना ये हिंदी न्यूज चैनल पे, एबीपी न्यूज वगैरह पे बोलते हैं, अफगानिस्तान था सोर्स, 4 लोगों की मौत, 100 लोग घायल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। उसी तरीके से 2014 का जो अर्थक्वेक था, ओके, 2014 का जो अर्थक्वेक था उसमें कौन था एपी सेंटर? इट वाज नेपाल। तो एपी सेंटर पे सबसे ज्यादा आपको नुकसान होता है। ओके, दिल्ली के अर्थक्वेक जब आते हैं, दिल्ली में आते रहते हैं 4 का 5 का रिक्टर स्केल पे। ओके, हम किससे उसको नापते हैं? रिक्टर स्केल पे। तो दिल्ली में आते रहता है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का ये रीजन है कि उसका एपी सेंटर होता है इन द uninhabited places, okay, uninhabited places of अफगानिस्तान।
तो इसीलिए जो भी भूकंप आते रहता है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, बिकॉज अफगानिस्तान एज अ कंट्री इज अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री, और जहां पर ये एपी सेंटर्स होते हैं वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, थैंकफुली। ओके, और उसके चलते जब तक ये दिल्ली आते हैं वेव्स, तब तक जो है उसका जो डैमेज होता है वो कम हो जाता है। ओके, ओ, आई एम सॉरी, सॉरी टू हियर दैट। ओके, what is epicenter? Point on surface nearest to the focus, first to experience the waves from the focus। जब फोकस से वेव्स निकलता है, ओके, फोकस से जब वेव्स निकलता है तो आप बोल सकते हो तो ये है, ठीक है। सुरक्षित कहाँ है लोग, वो भी सही बात है आपकी, कहीं नहीं सुरक्षित है। ओके, मौत को आना है तो कहीं भी आ सकते है, दैट्स द थिंग, राइट। चलते चलते ऊपर से कुछ गिर जाए आपके सर पे, ठीक है, और आप यू कैन गो टू रशियन फ्रंट, और वहां से भी आप नॉर्मली आ सकते हो, सो इट डजेंट मैटर। ओके, earthquake waves, so all natural earthquakes occur in the lithosphere, please remember this। इस बार 2023 में क्वेश्चन आया था earthquake waves पे, p waves और s waves पे क्वेश्चन था, if you guys remember। ओके, सो ऑल नेचुरल earthquake कहाँ अकर करता है, लिथोस्फेयर में। velocity of waves changes with material density, denser material have higher velocity। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो ज्यादा डेंस होते हैं, उनसे जो वेव्स आएगा दैट विल बी ऑफ ए हायर वेलोसिटी। ओके, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड while refraction alters their direction। ओके, रिफ्लेक्शन जो होता है, आप जैसे ये जा रहा है अर्थक्वेक का वेव्स, तो सपोज कोई डेंस मटेरियल है उससे रिफ्लेक्ट हो गया तो वो रीबाउंड हो जाएगा वेव्स। लेकिन अगर मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो इसमें अगर आप देखोगे, देयर आर बॉडी वेव्स जनरेटेड एट द फोकस एंड ट्रैवल थ्रू अर्थ्स बॉडी। तो ये क्या होता है, बॉडी वेव्स जो होता है, दे आर जनरेटेड एट द फोकस, इट इज द पॉइंट जहां पर आपका अर्थक्वेक का वेव्स निकलना स्टार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर का एरिया को क्या बोलते हैं, फोकस के जस्ट ऊपर के एरिया को, इट इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। ओके, इट इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद पी वेव्स आता है। पी वेव्स का क्या सीन है, दीज आर फास्टेस्ट एंड दे अराइव फर्स्ट, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स and can travel through gaseous, liquid and solid materials। Please remember this, these are prime p waves, मतलब primary waves होता है, यही क्वेश्चन आया था। p waves मतलब primary waves होता है, ठीक है, and they are fastest to arrive and they are very similar to your sound waves, they can travel through gaseous, liquid and solid material। तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर से वो निकल सकता है, गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। ओके, S waves क्या होता है, secondary waves that arrive after P waves। okay, and they can only travel through solid material, aiding in understanding Earth's इंटीरियर स्ट्रक्चर। तो एस वेव्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है, सॉलिड मटेरियल से सिर्फ पास होता है, तो हमें ये पता रह सकता है कि अंदर से, ओके, अंदर से कैसे निकलता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज वन थिंग, ये इससे हमें क्या पता चलता है सेकेंडरी वेव से, अर्थ का interior structure। We'll just look at the question that came in 2023 prelims। All right, so 2023 के prelims में क्या था, इसी पे क्वेश्चन था। All right, इसी पे क्वेश्चन था, and what was that, यहां पर ये क्वेश्चन था इनका, just a moment। okay, I'll just write it here। right, तो p waves are recorded earlier than s waves, फर्स्ट स्टेटमेंट था। इज दिस ट्रू और फॉल्स, P waves are recorded earlier than S waves? This is very true। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड में क्या पूछा था कि जो P waves है वो, उसमें इन P waves द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो। P waves में जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है वो
टू एंड फ्रो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, वेयर एज इन एस वेव वो वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन, ओके, एट राइट एंगल्स, एट द रेट 90 डिग्री और राइट एंगल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन. इज इट करेक्ट? दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब यहां पर आप ध्यान से समझना, ओके, ध्यान से आप समझना, ओके, यहां पर देखो पी वेव्स के बारे में दिया हुआ है. तो दे वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल. S wave, it creates trough and crest in material they pass and they vibrate perpendicular. What is perpendicular? ऐसे होता है कि नहीं perpendicular? ध्यान से देखना, यहां पर जो मैंने डाला हुआ है ये है कि नहीं होता है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा. ओके, तो द डेविल लाइज इन द डिटेल्स. एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, एनसीईआरटी में ही है. और अगर अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा आपने और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होता, ठीक है, तो यू माइट हैव यू माइट वांट टू किल योरसेल्फ राइट नाउ, है ना. तो ये जो है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था आपको कि परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, इट क्रिएट्स ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल दे पास थ्रू. ओके, ये क्या है? दे वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, exerting pressure, okay, stretching and squeezing. तो यहां पर समझ में आ रहा है why it is to and fro, why it is to and fro, and now why S waves is 90 डिग्री, राइट. ऑब्वियसली अब यूपीएससी इसको पूछेगा नहीं, हमारा चांस चला गया. लेकिन यूपीएससी अगर कुछ पूछेगा तो कहां से पूछेगा? इट इज गोइंग टू आस्क इन थ्रू दिस मटेरियल ओनली. इसीलिए मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए दिस समरी शैल बी योर गो टू थिंग फॉर ज्योग्राफी. ओके, सारा क्वेश्चन यहीं पर है, कुछ बाहर से नहीं है, एक्सेप्ट बिलीगिरी रंगन, वो मुझे नहीं पता कहां से आया. ओके, ऑल राइट. सरफेस वेव क्या होता है? सरफेस वेव, इट इज जनरेटेड व्हेन बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विथ सरफेस रॉक्स. तो जब बॉडी वेव्स इंटरैक्ट करता है सरफेस रॉक से, पहले हमने बॉडी वेव्स पढ़ा, उसमें हमने पी वेव्स पढ़ा, उसमें हमने एस वेव पढ़ा. अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम सरफेस वेव्स की बात कर रहे हैं कि जब पी वेव्स और एस वेव्स सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वहां पर जो है, ओके, वहां पर जो है हमें सरफेस वेव्स देखने को मिलेगा. दे मूव अलोंग द सरफेस एंड दे आर लास्ट टू रजिस्टर ऑन द साइस्मोग्राफ. साइस्मोग्राफ पे वो लास्ट टू रजिस्टर होता है, सबसे लास्ट में आप इसको देखते हैं. इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव, इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर. ये जो होता है सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एंड इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है. प्लीज रिमेंबर दिस, द सरफेस वेव इज मोर डेडली देन बॉडी वेव्स. अब किसी को डाउट है बॉडी पी वेव, एस वेव, बॉडी वेव, एनी वेव के बारे में? एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव? नहीं? ओके. अब प्रोपागेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव कैसा होता है? ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दे हैड आस्क्ड इन 2023. पी वेव का देखो आप, तो दे वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन. ये जो है वाइब्रेट करता है parallelly to wave direction and it exerts pressure in the direction of propagation. ये क्या करेगा? ये pressure exert करेगा in the direction of propagation. It will create density difference. What it will do? It will create density difference leading to stretching and squeezing of material. तो material को क्या करता है? Stretch और squeeze करता है. ठीक है, तो ये पैरेलल वाइब्रेट करेगा और ये वाइब्रेट क्या करेगा? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा. और अगर पैरेलल का मतलब क्या होता है? 0 डिग्रीज. कैन आई से 0 डिग्रीज? पैरेलल का मतलब वही होता है ना, 0 डिग्रीज. यू डोंट टच, यू बेसिकली डोंट टच. और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है?
यू वाइब्रेट एट 90 डिग्रीज। यस। तो ये जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैटर होता है वो वाइब्रेट कैसे करता है, पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, exerting pressure in the direction of propagation, not against it, in the direction of wave propagation। जिस डायरेक्शन में आपका वेव जा रहा है, उस डायरेक्शन में वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर। कौन? प्राइमरी वेव। व्हाट आर प्राइमरी वेव? द फर्स्ट वेव जो स्टार्ट होता है जब आपके फोकस से निकलना एनर्जी, तो जो वेव्स प्रोपागेट होती है, इट इज द फर्स्ट वेव टू बी रजिस्टर्ड ऑन द साइस्मोग्राफ। ओके, विच इज द फाइनल वेव टू बी रजिस्टर्ड ऑन द साइस्मोग्राफ? इट इज द सरफेस वेव्स। ओके, इट इज द सरफेस वेव्स। ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल होता है। ओके, एस वेव्स जो होता है वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, it creates trough and crest in the material they pass through। trough and crest क्या होता है? suppose this is the जो wave distribution है, तो ये ये ओके, ऊंच नीच, ठीक है, ये जो है, these are the crest and the troughs। all right, emergence of shadow zones। let us talk about what are shadow zone। तो shadow zone क्या है? zones where waves are not reported। each earthquake has its own distinct shadow zone। Okay, seismograph within 105 degree from the epicenter record both P and S waves। Seismograph beyond 145 degree record P waves but not S waves। and zone between 105 degree and 145 degree from the epicenter identified as the shadow zone for both types of waves। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 105 डिग्री जो है, ऑलराइट, 105 डिग्री पे बोथ पी और एस वेव आपको पता चल जाता है। अगर साइज्मोग्राफ पे 105 डिग्री से लेस है, अगर 105 डिग्री से लेस है, तो दोनों पी और एस वेव आपके रिकॉर्ड होते हैं। और अगर 145 डिग्री के बियॉन्ड है, इफ इट इज बियॉन्ड 145 डिग्री, तो सिर्फ प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड होगा, सेकेंडरी वेव्स नहीं। तीसरा चीज क्या है? अगर 105 से 145 के बीच में है, तो उसमें क्या होता है? ये शैडो जोन होता है। यहां पर कोई भी किसी भी तरीके का वेव आपको नहीं देता है। ठीक है, अब मैं फिर से इसको समझाता हूं, आप बार बार पूछो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पूछो, दैट इज द मेन थिंग। यहां समझो, शैडो जोन होता है ऐसा जगह होता है जहां पर वेव्स रिपोर्ट नहीं होते। दैट डजेंट मीन, ओके ओके, यहां पर आप समझो, जैसे सपोज दिस इज अ एरिया, ये अर्थ है, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ऑलराइट, मान लो ये है अफगानिस्तान में, यहां से फोकस है। ओके, और यहां से आपका शुरू हुआ वेव्स निकलना, इंडिया की तरफ आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एपी सेंटर है, एपी सेंटर क्या, अफगानिस्तान हमने मान लिया, वहां से उसके विद इन 105 डिग्री, उसके विद इन 105 डिग्री, मतलब 0 से 105 डिग्री। अब अर्थ तो स्फेरिकल है ना, अर्थ तो स्फेरिकल है ना, वहीं से हम देखेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जगह, सपोज काबुल, काबुल से 0 से 105 डिग्री के बीच में, हम क्या देखेंगे कि दोनों प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, दैट इज वेव विच इज पैरेलल एंड वेव विच इज परपेंडिकुलर, दोनों हमें दिख रहा है। तो कहां से? 0 से 105 डिग्री। और 105 से 145 डिग्री के बीच में हम क्या बोलेंगे? ये शैडो जोन। शैडो जोन मतलब क्या है? यहां पर को किसी भी तरीके का वेव हमें नहीं दिख रहा है। वी आर नॉट एबल टू कैच एनी काइंड ऑफ वेव बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एपी सेंटर। लेकिन 145 डिग्री के आगे, 145 डिग्री के आगे हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ पी वेव दिख रहा है, एस वेव नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? इज इट abundantly क्लियर टू एवरीबडी? इज इट? एपीसेंटर इज द प्लेस ना, फोकस तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, राइट। एपीसेंटर से ही हम स्टार्ट करेंगे, है ना, एपीसेंटर से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और वहीं से हम देखेंगे कि कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये शैडो जोन सबको समझ में आ गया, ये शैडो जोन सबको समझ में आ गया। ओके, दिस कैन बी देयर। ओके,
This can be there. What is the characteristic of shadow zone? So beyond 105 degree, beyond 105 degree, no S waves are received. P waves are received, but they are received after 145. सो 105 से बीच से लेके 145 डिग्री तक आपको जो है कोई भी ना पी वेव ना एस वेव आपको रिपोर्ट होता है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक दैट इफ यू हैव रेड क्लास 11 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो यू डोंट नीड टू गो इनटू एनी काइंड ऑफ अदर रेफरेंस बुक. दैट इज माय हम्बल ओपिनियन. ऑलराइट, क्योंकि इससे ज्यादा यूपीएससी पूछ भी नहीं रहा है. Shadow zone of S waves are larger than that of P waves, covering over 40% of the Earth's surface. Very interesting. S wave तो ज्यादा abundant कौन हो जाएगा? In when you are trying to catch waves, तो ज्यादा abundant क्या होगा? P wave होगा, कौन सा waves ज्यादा abundant होगा? P wave या S wave? It will be P wave, right? It will be P wave. Why? Because for P wave is present between 0 to 105 and then 145 to 360, राइट. वो 105 से 145 के बीच में आपको नहीं मिलेगा. लेकिन जो आपका एस वेव है, सेकेंडरी वेव्स है, विच कम्स आफ्टर योर पी वेव्स, वो सिर्फ आपको 0 से 105 डिग्री के बीच में मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा. ऑल्दो यू कैन फाइंड द पी वेव आफ्टर 145 बट यू कैन नॉट फाइंड द एस वेव. इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? एवरीबडी हैज गॉट दिस? Okay, shadow zone of P wave appear as a band around the earth between 105 and 145, whereas every degree above 105 degree doesn't catch the S wave, whereas only for 105 से 145 के बीच में आपको P wave नहीं होगा. Shadow zone S का ज्यादा होगा. Very good. Almost 40% of the earth surface. Okay, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द अर्थ सरफेस पे आपको ये मिल जाएगा एस वेव का शैडो जोन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. किस किस टाइप का अर्थक्वेक होता है? तो सबसे पहले देयर इज योर टेक्टोनिक अर्थक्वेक. ओके, इट इज मोस्ट कॉमन. द टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज मोस्ट कॉमन. इट इज कॉज्ड बाय स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स along fault planes. तो सपोज दिस इज योर प्लेन. उसमें क्या होता है, आप एक दूसरे के नीचे आप ऐसे जा सकते हो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू. आपका जो रॉक से एक रॉक दूसरे रॉक के नीचे चला जाता है. ऑलराइट, दोनों प्लेट में लड़ाई होती है और फिर उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, earthquake is what? It is merely energy release. Then there is volcanic earthquake which occurs in areas of active volcanoes and it is a subset of tectonic earthquake. होता tectonic activity है, but basically volcanic earthquakes में volcanic eruption is said to be the major cause, but it is type of a tectonic earthquake only. Then collapse earthquake, तो ये कब होता है? It happens from roof of underground mines collapsing in intense mining areas which causes minor tremors. तो ये जो है, it is the major reason for major earthquake. It is the most abundant region for the major earthquake. Okay, volcanic earthquake में क्या है? It occurs in areas of active volcano and it is a subset of tectonic earthquake. All right, collapse earthquake, it results from roofs of underground mines. तो ये जो होता है सिर्फ माइनर ट्रेमर देता है, बट दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ. इसमें क्या होता है, आप अगर देखोगे ये झारखंड वगैरह में अभी रिसेंटली इन झारखंड दैट हैड हैपन. अभी एक आई थिंक इन दिस जी पे या किस पे, अमेजोन प्राइम पे दे हैड ये अक्षय कुमार था ना, वो सरदार जी बना था जो रानीगंज वाले में. व्हाट वाज दैट? हाँ, मिशन रानीगंज. यस यस यस. तो रानीगंज जो है उसमें, तो वो दैट इज बेसिकली उस टाइप का अगर हादसा होता है, उस टाइप का अगर हादसा होता है तो वो कोलैप्स अर्थक्वेक में आ जाता है. देन एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. ओके, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस. तो जब पोखरन में न्यूक्लियर बम फटा था इन 1998, तो इट्स ट्रेमर वेयर फेल्ट टिल जयपुर. जयपुर तक उसके ट्रेमर्स को फील किया गया था. बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज अ मैन मेड अर्थक्वेक, मोर और लेस.
Okay, then reservoir induced earthquake, so it occurs in areas जहां पर large reservoirs होता है, और वहां पर जो है आपको ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पर भी प्लेट्स घूमने लगते हैं. ओके, या प्लेट्स जो है वो सबडक्ट करते हैं, और उसके वजह से यहाँ पर जो रिजर्वायर्स में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाती है. ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं. सो देयर इज अ रिक्टर स्केल, जिसको मैग्नीट्यूड स्केल भी हम कहते हैं. इट मेजर्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. हैज देयर बीन अ earthquake which is greater than 10, which was greater than 10? It is said कि 1904 में लॉस एंजलिस अर्थक्वेक जो आया था. ओके, लॉस एंजलिस अर्थक्वेक आया था. ऐसे लोग बोलते हैं 9 से 10 के बीच में था वो, बट सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज मोर देन 10, एंड उसके वजह से पूरा लॉस एंजलिस बर्बाद हो गया. लॉस एंजलिस वाज ए बिग सिटी बैक देन आल्सो 1904 में, और उस समय यू नो लैक्स ऑफ पीपल हैड डाइड इन कैलिफोर्निया. और उसके बाद 2004 का जो सुनामी आया था, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट, 2004 का सुनामी, दैट वाज आल्सो सेड टू बी ऑन अ लार्जर रिक्टर स्केल, ऑल्दो उसको भी 9 बोला जाता है, 9, 9.5, 10 के करीब बोला जाता है. ओके, देन कम्स योर मर्कैली स्केल. ओके, यस, भुज में भी आया था 2001 में. इट वाज इन 2001, राइट? ओके, मर्कैली स्केल इंटेंसिटी स्केल होता है. So it is named after Italian seismologist Mercalli, who's a seismologist. It's a person who study earthquakes. Seismologist जो है, it's a person who study earthquakes. So Mercalli scale में visible damage देखा जाता है, और उसके बेसिस पे वंस 1 से 12 के बीच में आप उसको नंबर देते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, देयर कैन बी एन अर्थक्वेक विच इज 5, और उसमें हो सकता है 100 लोग का डेथ हो जाए. एंड देयर कैन बी एन अर्थक्वेक विच इज 7, और जिसमें 0 लोग का डेथ हो. ऐसा हो सकता है, समटाइम्स इट हैपेंस. तो वहां पर मर्कैली ने क्या कहा कि दिस माइट बी ए फ्लॉड वे. ओके, दिस माइट बी ए फ्लॉड वे. आपको देखना है कि कौन सा अर्थक्वेक ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाया और डैमेज किया आपके ऊपर सरफेस पे. उस बेसिस पे आपको करना है. कभी कभार न्यूज आता है, आप सोए रहते हैं, नेक्स्ट डे आप उठो, न्यूज आता है दिल्ली में आई 6.5 की भूकंप, डोल गया पूरा दिल्ली. ओके, तो यू से कि अरे मैं तो सोया हुआ था. लेकिन कभी कभार 4 में, 4.5 में पूरा सोसाइटी जाग जाता है. 4.5 और 5 में ही के अर्थक्वेक में पूरा सोसाइटी जाग के नीचे चला जाता है. इफ यू गैस रिमेम्बर, इस टाइप में कभी आपके बचपन में हुआ हो, बाद में पता चला छोटा सा अर्थक्वेक था. तो वही मरकाली ने क्या बोला, इसको चेंज करो. ओके, इसको चेंज करो. ठीक है, अभी आई थिंक टर्की में भी जो आया था अर्थक्वेक, जिसमें इंडिया भी गई थी, इंडिया का एनडीआरएफ वगैरह वाले लोग गए थे. ठीक है, हाँ, तो उसमें भी आई थिंक दैट वाज रिक्टर स्केल ऑफ 7 और 8, है ना? एनाटोलियन प्लेट, करेक्ट. ऑल राइट, क्या क्या इफेक्ट होता है, लैंड फॉर्म पे इम्पैक्ट आता है, जिससे इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सुनामी अकर होता है इफ एपी सेंटर इज अंडर ओशियानिक वाटर. अगर एपी सेंटर आपके ओशियानिक वाटर के नीचे है. ऑलराइट, तो कहा, जापान में. सिंस जापान इज एन आइलैंड, ऑलराइट, तो वहां पर आते रहता है सुनामी. सुनामी, इट्स अ जापानीज नेम, मींस हार्बर वेव्स. ओके, यस. सो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है? सो लेट अस टॉक अबाउट इट. अर्थक्वेक में किसी को दिक्कत, शैडो जोन, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, सबको समझ में आ गया. लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है, एस वेव कैसे वाइब्रेट करता है, पी वेव्स कैसे पैरेलल चलता है. पी से पैरेलल याद रखना. ओके, पी से पैरेलल याद रखना, और पैरेलल का उल्टा एस वेव, परपेंडिकुलर आप याद रखना. टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता है उसमें. स्ट्रेच होता है, और पी वेव्स में क्या होता है, स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, इस तरीके से चलता है. ओके, और जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका जो है पी वेव्स में देखने को मिलता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया. अब हम आ जाते हैं नए चैप्टर पे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपका क्रस्ट होता है. व्हाट इज क्रस्ट? इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, एंड इट इज ब्रिटल इन नेचर. ओके, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, एनीबडी?
व्हाट डज ब्रिटल मीन्स? ओके, हाँ, तो यहां पर जो होता है, अगर आपने पढ़ा होगा मैलिएबल, डक्टाइल, ये सारी चीजें, हाँ, तो यहां पर जो है ब्रिटल इज बेसिकली लायबल, जो बहुत इजीली लायबल टू ब्रेक। ऑलराइट, हाथ लगाओ टूट जाए उस टाइप का, यस करेक्ट। ओके, आपका हार्ट, ऑलराइट। वेदांत हैज आल्सो जॉइंड द ट्रूप। ओके, it's like your heart, right? Okay, outermost solid part, brittle in nature, just like Vedant's heart. It varies in thickness, thinner oceanic crust compared to continental, thicker in mountainous regions. यहाँ पर समझो कि thickness अलग अलग होता है। ओशियानिक क्रस्ट थिन होता है, 5 किलोमीटर का होता है, 5 किलोमीटर्स। ओके, कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल विच इज 30 किलोमीटर्स। वो माउंटेन रेंज में आप जाओगे, माउंटेन रीजन्स में, तो अप टू 70 किलोमीटर्स। ओके, अप टू 70 किलोमीटर्स। ठीक है। मैंटल, इट लाइज बियॉन्ड द क्रस्ट। अब हम क्रस्ट से बाहर आ जाते हैं, अब क्रस्ट के नीचे जाओगे तो आपको मैंटल मिलेगा। ओके, और अप टू 2900 किलोमीटर्स तक आपको, ओके, 2900 किलोमीटर्स तक आपको मिलता है। मैंटल में क्या क्या मिलेगा आपको उसके नीचे? एस्थेनोस्फेयर। What is asthenosphere? It is the upper portion of mantle. It extends up to 400 kilometers. All right. Source of magma for volcanic eruption, very important. Please remember this. Asthenosphere से ही आपको, okay, it's the source of magma for volcanic eruption. Okay. I'll be very honest with you. पता है ये सारी इतना इतना ये boring चीज है ना. I'll not say boring. That it can be only be taught or it can be done in group study. This is something that no aspirant is willing to do in his free times or in his self study time. ऐसा मुझे लगता है। दिस इज समथिंग दैट आई फील, दैट अगर या तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको पढ़ सकते हो, या तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो, या तो फिर आप उसको टालते रहोगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और फिर बिना किए चले जाओगे। ओके, लेकिन गुड थिंग इज दैट वी हैव, फ्रेंडशिप का पावर है हमारे पास, एंड वी कैन डू दिस थिंग। इसका क्वेश्चंस बना लेंगे वंस, तो इट विल बी सॉर्टेड इन आवर माइंड्स। तो प्लीज रिमेंबर, एस्थेनोस्फेयर्स जो है आपका, asthenosphere is the source of magma for volcanic eruption. Then comes your lithosphere, crust and uppermost mantle. Okay, thickness ranges from 10 to 200 kilometers. Lower mantle extends beyond asthenosphere, which is solid in state. Okay, अब हम आ जाते हैं कोर पे। तब हम थे कहां से? हमने स्टार्ट किया था क्रस्ट से। क्रस्ट से हम कहा गए? मैंटल पे। अब हम मैंटल के बाद आ गए कोर पे। ठीक है, यस यू आर करेक्ट। सेमी सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली मैग्मा आपने देखा होगा किस तरीके से मैग्मा इज आल्सो सेमी सॉलिड। इट्स लाइक गुई टेक्सचर, वो नहीं होता, गिली गिली टेक्सचर होता है जो उसका, एक स्लाइमी स्लाइमी आता है, एक टॉय आता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। समथिंग कॉल्ड जेली टाइप का, जेली जेली लाइक, बट हाँ, जेली जैसा, बट एक होता है ना स्लाइम बॉल, स्लाइम करके आता है ना। यस, वैसा होता है, उस तरीके से होता है मैग्मा। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, इट इज जस्ट लाइक किसी हॉस्पिटल में जो खाना सर्व करते हैं उस टाइप से। कोर, कोर मैंटल बाउंड्री एट 2900 किलोमीटर डेप्थ। आउटर कोर is liquid, inner core is solid. Knife layer, it the core primarily composed of nickel and iron. Knife का मतलब क्या होता है? Ni stands for nickel, knife stands for ferrous. ओके, तो नाइफ समझ में आ रहा है? फेरस मतलब आयरन होता है, एनआई मतलब होता है निकल। तो निकल एंड फेरस, इट इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन विच आर हैवी मटेरियल्स। अब हम आ जाते हैं वोल्केनोस पे। ये क्लियर है, कोर क्लियर है, कहाँ कोर और मैंटल का बाउंड्री बनता है उन 2900 किलोमीटर्स पे। देन मैंटल एंड देन क्रस्ट। ओके, आई थिंक देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसी ने देखी होगी। इट फीचर्ड दैट मम्मी वाला, द मम्मी वाला जो है ब्रैंडन फ्रेजर। ओके, तो उसका मूवी था ये, उसमें ये सब के बारे में बहुत अच्छे से उसने बताया था। जूल्स वर्न की किताब थी। ओके, जूल्स वर्न की किताब थी वो। ओके, नहीं, टॉम हैंक नहीं था, ब्रेंडन फ्रेजर था उसमें, मम्मी वाला, द मम्मी वाला।
वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे आ जाते हैं वोल्केनो. सो इट्स द साइट वेयर गैसेस, ashes and or molten rock escape to ground. Okay. एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? रिलीजेस और रिसेंटली रिलीज मटेरियल्स. अभी इंडिया में कौन सा है? बैरन आइलैंड. डॉर्मेंट है क्या इंडिया में कोई? डॉर्मेंट वोल्केनो इन इंडिया देयर इज वन, नारकोंडम इन अंडमान एंड निकोबार. ओके. ऑलराइट. सी, वोल्केनोज आर नॉट ऑलवेज, आपको लगता होगा बहुत बड़ा माउंटेन है और वहां से फटेगा और एलिवेशन पे 4,000 फीट और 5,000 फीट और 6,000 फीट के एलिवेशन पे. नॉट इट्स नॉट ऑलवेज द केस. अंडमान में बहुत ऐसी जगह है जहां पर आइलैंड के जमीन से वोल्केनिक इरप्शन होता है. ओके, माउंटेन से नहीं होता है, जमीन के नीचे से. एंड दिस हैज बीन द केस इन अंडमान. ओके. व्हाट इज दैट? ऐसा फ्लैट लैंड से भी आता है, राइट? फ्लैट लैंड से भी आता है, करेक्ट. आइसलैंड में भी है बहुत सारे. आइसलैंड तो वहां से ही निकल जाता है ना. आइसलैंड में आपको मैंने बताया था 70-80% उनका एनर्जी, उनका थर्मल इसी तरीके से आता है, जियो थर्मल एनर्जी से आता है. जैसे हमारा मणिकर्ण में है, वहां पर हिमाचल में है ना. इन सबको बहुत अच्छे से करना होगा इस साल करंट अफेयर्स में. ऑल राइट. ओके. मैग्मा. सो मोल्टेन रॉक मटेरियल फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर से आता है. ठीक है. यस, इट इज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट. आइसलैंड इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स. और वो हॉट स्प्रिंग्स लोग जान जाएंगे जो हॉट स्प्रिंग में पीपल गो देयर. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे. 200 यूरोज का टिकट होता है. एंड व्हेन यू गो टू दैट तो वहां पर लोग एंजॉय करते हैं. बट एक्चुअली वो है क्या? एक्चुअली वो है क्या? नीचे में वोल्केनो है. इट्स वोल्केनो रेडी टू इरप्ट. ओके. मैग्मा रीचिंग सरफेस. और आपको एक और बात बता देता हूँ, वोल्केनो जो है, it is because of the Icelandic volcanic activity that northern यूरोप में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, स्कैंडिनेविया, फ्रांस वगैरह में, देर इज अ ट्रैवल बैन. सॉरी, एयरलाइन ट्रैवल बैन. एयरलाइन उस पूरे सीजन उड़ते नहीं है वहां पर. और सारे जो अरे कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो जो आइसलैंड का मैग्मा है ना, जो वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो सारे विंड्स पूरे नॉर्दर्न यूरोप पे आ जाता है. तो उस पूरे महीने, एक आध महीने की बात होती है, उस पूरे महीने सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं. तो लावा क्या होता है? इट्स द मैग्मा विच रीचेस द सरफेस. तो हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, राइट. लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है? लावा होता है जो कि सरफेस तक आता है. मटेरियल कौन कौन सा रिलीज होता है? लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्री, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट एंड गैसेस. तो पायरो टेक्निक्स समझते हो? व्हाट इज, वी से दिस वर्ड कॉल्ड पायरो टेक्निक्स. तो पायरो टेक्निक्स जनरली हम कहते हैं फॉर फायर वर्क्स, है ना. फॉर फायर वर्क्स इट इज कॉल्ड, जैसे इज अ पायरोटेक्निक एंथुजियास्ट. तो हम, इसका मतलब क्या होता है? वो फायर वर्क्स करता है ना. तो ये याद रखना. और जो मटेरियल्स है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ओके. नहीं, बहुत सारे सिटीज हैं हवाई में, तो स्पेशली हवाई में बहुत सारे सेटलमेंट्स जो हैं वो खत्म हो गए बिकॉज ऑफ दिस. पॉम्पे इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल. Pompeii is a rather very famous example, and it's very depressing. If you go to Pompeii, it's very depressing how people जैसे थे वैसे ही मर गए. It is akin to your Hiroshima Nagasaki. जैसे हिरोशिमा नागासाकी है, हिरोशिमा और नागासाकी में आपको पता है ना कि एक लड़की का स्किपिंग करते हुए शैडो छप गया है. ओके. उसका जो है शैडो छप गया है हिरोशिमा नागासाकी में. उसी तरीके से चीजें हुई हैं. एक आदमी कुछ बात कर रहा था, ऐसे कुछ था अपने दोस्तों के साथ, वो वैसे ही, ऑलराइट, वो वैसे ही दब गया. और उसी 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 में देर आर अ कपल, एक हस्बैंड वाइफ या लवर्स हो सकते हैं. दे आर अपने एक दूसरे को आई थिंक लास्ट मोमेंट एम्ब्रेस कर रहे हैं. और वैसे ही, ऑलराइट, और वैसे ही वो हो गया. वोल्केनोस का क्लासिफिकेशन देख लो. देयर इज अ शील्ड वोल्केनो. इट्स द लार्जेस्ट वोल्केनो
शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट वोल्केनो जहां पर बसाल्ट का फ्लो, आपको याद है हमने बात की थी इग्नियस रॉक्स में, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उसमें बसाल्ट के बारे में हमने बात किया था, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। तो बसाल्ट इसमें से निकलता है शील्ड वोल्केनो में से, नॉट स्टीप ड्यू टू फ्लूइड बसाल्ट लावा। शील्ड वोल्केनोज आर नॉट स्टीप, शील्ड वोल्केनोज में लो एक्सप्लोसिविटी होता है, बट इट मे बिकम एक्सप्लोसिव विथ वाटर। फाउंटेन लाइक लावा मूवमेंट कैन फॉर्म सिंडर कोन्स। ओके, यहां पर क्या होता है, लावा मूवमेंट फाउंटेन की तरह बहता है, आपने देखा है ऐसे इस तरीके से, जैसे वो देखा है आपने एक चॉकलेट फाउंटेन, चॉकलेट लावा किस तरीके से बहुत एकदम स्मूथ सिल्की वे में घूम आप आपको दे दिया जाता है एक कप केक और उस पर डालो, ऑलराइट, तो उसी तरीके से इट्स वेरी ऑन द सिमिलर कंसेप्ट आपका शील्ड वोल्केनोज में रहता है। देन कंपोजिट वोल्केनोज दे इरप्ट कूलर एंड विस्कस लावा। ये जो होता है कंपोजिट वोल्केनो से कैसा निकलता है, कूलर और विस्कस लावा निकलता है, और इससे एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, वेराज यहाँ पर लो एक्सप्लोसिविटी होता है। यहाँ पर क्या होता है, लो एक्सप्लोसिविटी होता है, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेज accumulate around vent openings which form layers. Caldera, what are calderas? So these are the most explosive volcano. सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है, शील्ड वोल्केनो इज द लार्जेस्ट, बट वो उतना, ऐसे समझो कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना शांत होता है, क्या आपका शील्ड वोल्केनो वो हो जाएगा। कैल्डेरा में क्या है, इट्स नॉट द बिगेस्ट बट इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव। इट टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ ड्यूरिंग इरप्शन। इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने आप को हम पहुंचा देता है, आप ऐसे याद रख सकते हो कैल्डेरा को। डिप्रेशंस फॉर्म्ड बाय कोलैप्स आर कैल्डेरास। जो ये डिप्रेशन बनता है ड्यू टू इट्स ओन कोलैप्स, ओके, वो कैल्डेरास हम बोलते हैं। इट इंडिकेट लार्ज क्लोज मैग्मा चेम्बर्स। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े और क्लोज्ड मैग्मा चेम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं। कैल्डेरा का एग्जांपल बता सकते हो, डू यू गाइस नो अबाउट एनी कैल्डेरा वोल्केनो का एग्जांपल? So there are caldera volcano example. Yellowstone सुना है आपने, Yellowstone National Park? It's perhaps the biggest. Okay, it's perhaps the biggest caldera volcano. और वहीं पर जो एक मूवी आई थी आपको याद होगा, 2012 द एंड, तो येलोस्टोन से ही वर्ल्ड का खत्म होना स्टार्ट हुआ था। ओके, और हैव यू गाइज हर्ड अबाउट दिस वोल्केनो कॉल्ड क्राकाटोआ? क्राकाटोआ कहां पर है, क्राकाटोआ इज इन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में दिस किल्ड अराउंड 1 million पीपल व्हेन इट लास्ट बर्स्ट इन 1883। जब 1883 में इसका eruption हुआ था तो टोटल ऑफ 1 million पीपल, दैट इज 10 लाख पीपल हैड डाइड। ओके, एंड उसका जो है बेसिकली, उसका जो बेसिकली है ये उसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड का टेम्परेचर अराउंड 0.4 डिग्री सेल्सियस से गिर गया। ओके, इसको जो है वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो गिर गया था, ठीक है। इट्स नॉट अ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इट्स नॉट एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इट्स अ डोरमेंट आप कह सकते हैं। ओके, इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो, ऑलराइट। एंड वंस इट हैपेंड, ऑलराइट, वंस इट हैपेंड, तो उसके वजह से वर्ल्ड का टेम्परेचर क्यों गिर गया था, बिकॉज सनलाइट नहीं आया था। यू डोंट नीड मोर ऑफ दीज, इसके वजह से फैमिन और ड्राउट भी आता है। ओके, इसके वजह से सांस लेने में दिक्कत भी होती है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली फ्लूइड लावा फ्लोइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाईली फ्लूइड लावा फ्लोइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये बहुत दूर तक जाता है, इसके वजह से इवैक्यूएट करना पड़ता है आपको, आसपास के सारे एरियाज को आपको क्या करना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है। यहाँ पर 50 मीटर, ओके, इन थिकनेस तक आपका जो मटेरियल है वो निकल सकता है, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्प्रेड कर सकता है। ओके, क्या कर सकता है,
हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्प्रेड कर सकता है। अच्छा ये बताओ, बैरन आइलैंड इज टाइप ऑफ विच वोल्केनो? बैरन आइलैंड इज टाइप ऑफ विच वोल्केनो? इट्स अ स्ट्रैटो वोल्केनो। ओके, इट्स अ स्ट्रैटो वोल्केनो, और उसके आसपास आपको कैल्डेरा भी मिल जाएगा। बैरन आइलैंड में आपको कैल्डेरा मिल जाएगा, लेकिन जो कैल्डेरा है बैरन आइलैंड का, दैट इज नॉट वेरी रिसेंट, दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन एरा। प्लिस्टोसीन समझते हैं आप लोग? प्लिस्टोसीन, होलोसीन, all these era, you might have heard about this. Okay, you might have heard about this epoch करके कुछ होता है, if you guys remember. Yes, correct. All right, तो कितना पुराना होता है? So approximately 2.5 मिलियन ईयर से लेके, और आप इसको 11,700 ईयर्स तक देख सकते हो। तो इसमें हुआ क्या था प्लिस्टोसीन में, बता सकते हो? प्लिस्टोसीन में कुछ हुआ था जिसपे एक एनिमेटेड मूवी भी बनी। देयर वाज समथिंग इन द प्लिस्टोसीन एरा जिसपे एक एनिमेटेड मूवी बनी, आइस एज। वेरी गुड। सो अब समझ में आया, आइस एज में फटा था बैरन आइलैंड का कैल्डेरा। सो जो कैल्डेरा फॉर्मेशन हुआ है बैरन आइलैंड में, दैट इज इन द प्लिस्टोसीन एरा एंड इट्स अ स्ट्रैटोवोल्केन। बहुत ऊंचा है, अगर आप देखोगे, और वो आपको जाने नहीं दिया जाता है। इंडियन नेवी पेट्रोल करती रहती है उस एरिया को, और आपको जाने नहीं दिया जाता है वहां पर। यू कैन नॉट गो देयर लीगली। एग्जाम्पल क्या है अब इसका? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का डेक्कन ट्रैप्स कवरिंग मच ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू। हमने बात की थी डेक्कन ट्रैप्स के बारे में। तो ये बेसिकली रीयूनियन हॉटस्पॉट के बेसिस पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब हम आते हैं मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो। सो दीज आर फाउंड इन ओशियानिक एरियाज। ऑलराइट, ये जो है बेसिकली ओशियानिक एरियाज में फाइंड करते हैं। एंड मिड ओशन रिजेस एक्सटेंड ओवर 70,000 किलोमीटर्स अक्रॉस ऑल ओशन बेसिन्स, एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट इरप्शन इन देयर सेंट्रल पोर्शन। तो ये नीचे रहते हैं, अर्थ के नीचे रहते हैं, मिड ओशन रिजेस में, और 70,000 किलोमीटर अक्रॉस ऑल ओशन बेसिन ये रहता है। आपने सुना है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में? You guys have heard about Pacific Ring of Fire. So fire, so that question had come in GS1 geography. GS1 में आपका ज्योग्राफी में ये आया हुआ था। ओके, इट्स अ वोल्केनो बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन, जितने भी आइलैंड्स हैं, और उस पूरे एरिया में, उस पूरे एरियाज में बहुत सारे आपको वोल्केनोज मिल जाएंगे। अब यूपीएससी क्या पूछ रहा है? यूपीएससी पूछ रहा है कि क्या रीजन है, बताओ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो एनसीईआरटी की समरी है, इसके ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही फॉर प्रीलिम्स, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में पढ़ाई करेंगे जीएस1 के लिए, वो इसी से करना है, और कहीं जाना नहीं है। उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको 3 महीने में कि आप ऑप्शनल भी कर लो और ये ज्योग्राफी को बहुत एडवांस वे में पढ़ लो। ओके, अब हम आते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे। तो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। सो द लावा इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, इट कूल्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। जो लावा होता है, जब वो रिलीज हो जाता है वोल्केनिक इरप्शन के समय, जब वो रैपिडली फिर कूल होता है, आफ्टर द होल थिंग इज सेटल्ड, तो इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। ओके, कूलिंग कैन अकर आइदर अपॉन रीचिंग द सरफेस और विद इन द क्रस्ट। जो कूलिंग होता है वो कैसे होता है? इट कैन अकर आइदर अपॉन रीचिंग द सरफेस और विद इन द क्रस्ट, मतलब बाहर हो सकता है या क्रस्ट के अंदर भी कूलिंग हो सकता है, और उससे आपका इग्नियस रॉक बन सकता है। इंट्रूसिव फॉर्म्स रिजल्ट्स फ्रॉम लावा कूलिंग विद इन द क्रस्ट। जब क्रस्ट के अंदर कूलिंग होता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव फॉर्म। लेकिन अगर क्रस्ट के बाहर होगा तो हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव। गाइज रिमेंबर अबाउट एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, और कैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू हमें बसाल्ट और ये मिलता है, ये जो इग्नियस रॉक्स में बसाल्ट और व्हाट 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 वाज द अदर पार्ट। एक तो इग्नियस रॉक से आपको बसाल्ट मिलता है और ग्रेनाइट। गुड। ओके, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। अब हम आ जाते हैं बाथोलिट्स में। कोई क्वेश्चन था क्या आप लोगों का? एक बार देखने दो। बेथोलिट्स या बाथोलिट्स, बिना पढ़े यूपीएससी, अरे नहीं वो नहीं।
किसी ने कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स का डिफरेंस। ओके, अच्छा क्वेश्चन नहीं था, यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, ऑलराइट। बाथोलिट्स, तो बाथोलिट्स लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल कूलिंग डीप इन द क्रस्ट फॉर्मिंग लार्ज डोम्स। तो जब लार्ज बॉडीज, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज जो है जो मैग्मेटिक मटेरियल्स की जब क्रस्ट के अंदर कूल होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो क्या बनाती है, डोम्स बनाती है, बहुत बड़े बड़े डोम्स बनाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेथोलिट्स। सरफेस एक्सपोजर अकर्स आफ्टर डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव ओवरलाइंग मटेरियल। तो ऊपर का जो मटेरियल होता है उसको डेन्यूडेशन के थ्रू हटा के हम सरफेस को एक्सपोज करते हैं, ऑलराइट। एंड द बेथोलिट्स कैन कवर लार्ज एरियाज एंड एक्सटेंड सेवरल किलोमीटर्स इन डेप्थ। इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको बहुत ध्यान से देखिए, अब बिकॉज आई हैव दिस फीलिंग अगर क्वेश्चन आएंगे यहां से तो यहीं से आना है। If questions will come from these topics, it is going to come from this material only, that is NCERT. Okay, it represents the cool portion of magma chambers. Then comes your laccoliths. Laccoliths या laccoliths क्या होता है, these are large dome shaped intrusive body with level bases connected by pipe like conduits. Okay, तो ये किस टाइप से होता है, पाइप के थ्रू। ओके, पाइप के थ्रू, पाइप जैसे कॉन्डुइट्स के थ्रू इसको कनेक्ट कनेक्ट होता है। ये भी आपका इंट्रूसिव बॉडी है, दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव बॉडी। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। इट रिजेंबल्स सरफेस वोल्केनिक डोम्स बट लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। एग्जाम्पल, डोमाल हिल्स, अगेन इंपॉर्टेंट, डोमाल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स इन द कर्नाटका प्लेटू। ओके, सो कर्नाटका इज इंपॉर्टेंट। वाई कर्नाटका इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2022 में, 2022 में इन्होंने क्या पूछा था, 2022 में आई थिंक दे हैड आस्क्ड, साउथ में गंडीकोटा, गंडीकोटा के बारे में। और उसके बाद उन्होंने किसके बारे में पूछा था, गंडीकोटा के साथ उसके बारे में बिलीगिरी रंगन। तो ये सारी चीजें साउथ का जो है माउंटेन्स वगैरह आपको देखना होगा, ठीक है, माउंटेन्स आपको देखना होगा। तो इसको इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी बोलते हैं, गंडीकोटा को इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी बोलते हैं, पेन्नार रिवर पे। ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ओके, डोमाल हिल्स जो है आप इसको याद रखेंगे, ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है, इन द कर्नाटका प्लेटू। देन कम्स योर लेपोलिथ्स। लावा मूविंग अपवर्ड्स मे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली along weak plains settling in various forms। तो जब लावा जो ऊपर जाता है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है along weak plains, और वो सेटल कर जाता है तो आपका लेपोलिथ्स बनता है, ठीक है। जब वो सॉसर शेप की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलराइट, इट इज टर्म्ड एज अ लेपोलिथ। ओके, देन कम्स योर फेकोलिथ। What is phacolith or phacolith? Wavy masses of intrusive rocks, often found at the base of synclines or at the top of anticlines in folded igneous terrain. ये wavy material, they have a definite conduit. Conduit क्या होता है? What is conduit? जिससे बाहर निकल सकते। Conduit is something जिससे आप बाहर निकल सकते हो। जैसे शैतान का conduit मेरा बॉडी, मतलब मेरे बॉडी में शैतान आ गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम द कॉन्डुइट ऑफ दैट डेविल, है ना, आई एम द कॉन्डुइट ऑफ दैट भूत, घोस्ट। उसी तरीके से कॉन्डुइट इज समथिंग जहां से निकल सकता है। ओके, और ये क्या होता है, वो कॉन्डुइट कौन सर्व करता है, हु बिकम्स द कॉन्डुइट, इट इज द मैग्मा चेम्बर्स, ऑलराइट, विच सब्सिक्वेंटली डेवलप एज बेथोलिट्स, जो बाद में जाके बेथोलिट्स बन जाते। ओके, sills or sheets, so these are near horizontal bodies of intrusive igneous rocks. Thinner ones are referred to as sheets। तो sheets किसको बोलते हैं, जो thin horizontal bodies होता है of intrusive igneous rocks। intrusive मतलब सब अंदर हो रहा है, everything is happening inside। okay, जब थिक हो जाता है वही बॉडी तो उसको हम बोलते हैं सिल्स। ओके, अब हम आ जाते हैं डाइक्स पे। Dikes are formed when lava solidified perpendicular, again 90 degree, to the ground
as it moves through cracks and fissures in the land. ये पूछ सकता है यूपीएससी, dike formation. UPSC can ask you about dike formation. So it is cooled in this position, creating a wall-like structure. Basically, wall-like structure banata hai after the cooling is done. Okay. Okay. These volcanic landforms are commonly found in western Maharashtra area and are believed to have fed the eruptions leading to the formation of Deccan traps. Okay. ठीक है. I think we have done this. हमारा ये चैप्टर भी 2 चैप्टर और खत्म हो गए. So okay, I'll be giving you this positively. आज ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. बस just I need to put in I need to put in some pictures. Okay, pictures एक बार डाल दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है. And I'll try to keep in सारा है क्लास 6 to 12 का सारा है इसमें. Okay, इसमें क्लास 6 to 12 का सारा है. ठीक है. All right friends, so